आज सबसे पहले हम प्रधानमंत्री मोदी के उस धुआंधार भाषण का विश्लेषण आपके लिए करेंगे जिसकी पूरे देश में बहुत चर्चा हो रही है। 2 दिन पहले आपने इंग्लैंड के खिलाफ T20 क्रिकेट मैच में अभिषेक शर्मा की जबरदस्त पारी जरूर देखी होगी। इसके बारे में बहुत सुना होगा, जिसमें अभिषेक ने 37 बॉल पर 100 रन बनाए थे। इस पारी में उन्होंने मैदान में चारों तरफ चौकों और छक्कों की झड़ी लगा दी थी। आज अगर आप लोकसभा को क्रिकेट का एक मैदान मान लें तो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण अभिषेक शर्मा की पारी के जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस मैच में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इंग्लैंड की टीम नहीं बल्कि कांग्रेस की टीम थी और इंग्लैंड के बॉलर्स की जगह राहुल गांधी और केजरीवाल की राजनीतिक धुलाई हो रही थी। जिस तरह अभिषेक शर्मा ने अपनी 93 मिनट की पारी से इंग्लैंड को चारों खाने चित्त कर दिया, ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 96 मिनट की इस पारी में यानी 96 मिनट के इस भाषण में धुआंधार बैटिंग की, जबरदस्त चौके और छक्के मारे और विपक्ष की सारी रणनीति को आज उन्होंने फेल कर दिया। अब देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था कि अगर आप लोकसभा को आज क्रिकेट का मैदान मान लें तो आज का दिन प्रधानमंत्री मोदी का था, आज का दिन प्रधानमंत्री मोदी के शॉट्स का था और राजनीति के इस मैदान पर आज उन्होंने एक जबरदस्त पारी खेली है अपने इस भाषण के जरिए। अब देखिए एक एक करके प्रधानमंत्री मोदी ने कौन कौन से चौके और छक्के लगाए हैं, आज उनके शॉट्स पर एक नजर डालिए। सबसे पहले जातिगत जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्या कभी एक ही वक्त पर दलित या किसी आदिवासी समुदाय के किसी एक परिवार के 3 सदस्यों को संसद के दोनों सदनों में किसी ने देखा है? यानी उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या कभी देश ने एक दलित परिवार के 3 सदस्यों को संसद का सदस्य बनते हुए देखा है, एक ही परिवार के? प्रधानमंत्री मोदी का निशाना गांधी परिवार और अखिलेश यादव के परिवार पर था, क्योंकि इन दोनों परिवारों के 3-3 सदस्य इस समय लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं। मैं आज इस सदन के माध्यम से देशवासियों को उनके सामने एक अहम सवाल रखना चाहता हूं और अध्यक्ष महोदय, जरूर देशवासी मेरे इस सवाल पर चिंतन भी करेंगे और चौराहे पर चर्चा भी करेंगे। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। जमीन आसमान का अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। तो यह था प्रधानमंत्री मोदी का पहला शॉट और इसके निशाने पर था गांधी परिवार और वो आज गांधी परिवार पर निशाना लगा रहे थे और वो लोगों को ये बता रहे थे, क्योंकि 3 सदस्य जो हैं इस समय संसद के, वो गांधी परिवार के 3 सदस्य हैं जो संसद में हैं। वो हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। ये तीनों ही गांधी परिवार के सदस्य हैं और ये तीनों ही इस समय संसद के भी सदस्य हैं, तीनों ही एमपी हैं और इसी बात पर प्रधानमंत्री मोदी निशाना लगा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना यह कहा कि गरीबों की झोपड़ी में फोटो सेशन कराने वालों को गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी।
राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को बोरिंग बताया था और सोनिया गांधी ने भी राष्ट्रपति मुर्मू पर एक टिप्पणी की थी। आदरणीय सभापति जी, हमने गरीबों के लिए इतना काम किया और इसके कारण आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका विस्तार से वर्णन किया है। जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। आदरणीय सभापति जी, मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद एक महिला राष्ट्रपति जी एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं राजनीति हताशा निराशा समझ सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति के खिलाफ क्या कारण है? क्या कारण है? और ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने इसलिए कही क्योंकि अभी हाल ही में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना अभिभाषण दिया था, उस पर राहुल गांधी ने इस भाषण को बोरिंग बताया था और उनकी मां सोनिया गांधी ने अंग्रेजी में एक शब्द का प्रयोग किया था, पुअर थिंग। पुअर थिंग का मतलब होता है बेचारी। और इसी बात पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी परिवार को, राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के इंडियन स्टेट से लड़ाई लड़ने वाले बयान पर भी आज पहली बार अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस देश में अर्बन नक्सल की भाषा बोलते हैं और यह भी आपको याद होगा, राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। और इस पर आज प्रधानमंत्री मोदी का जो जवाब है, अब आप वो सुनिए। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज विदेश नीति का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कहा कि जो नेता विदेश नीति की बात करके अपने आप को परिपक्व दिखाना चाहते हैं, उन्हें अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी पर लिखी हुई एक पुस्तक को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पहले आप प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान सुनिए और फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी किस पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं। वो पुस्तक मैं आज अपने साथ ले आया हूं। उस पुस्तक में क्या लिखा है फिर आपको पढ़कर सुनाऊंगा। राष्ट्रपति जी के भाषण की चर्चा के समय यहां विदेश नीति की भी चर्चा हुई और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए।
मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा, एक किताब जरूर पढ़े। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिस पुस्तक का जिक्र किया है, उस पुस्तक का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। और ये वो पुस्तक है, देखिए, JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। आज उसके कुछ अंश मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की अगर नजर पड़ी है इस किताब पर, और इसे ब्रूस रिडल ने लिखा है। लेकिन इस पुस्तक को प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों चुना और इस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है जो प्रधानमंत्री मोदी की बात को समर्थन देता है, जिससे उनकी बात मजबूत होती है, आप भी ये जानना चाहेंगे। पहले आपको बता देते हैं कि जॉन एफ कैनेडी जो हैं वो अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे। 1961 से 1963 के बीच वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और जब वो राष्ट्रपति थे तब उनकी उम्र सिर्फ 43 वर्ष थी। अमेरिका के यंगेस्ट प्रेसिडेंट उन्हें बताया जाता है और उनके बारे में ये किताब लिखी है। इस पुस्तक में पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति की काफी आलोचना की गई है, क्योंकि ये दोनों ही समकालीन थे और उस समय जब जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और इस पुस्तक में प्रमुख रूप से 5 बातों का जिक्र है। पहला, जब वर्ष 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ तब पंडित नेहरू इस स्थिति को समझने में नाकाम रहे। चीन के साथ जो तनाव चल रहा था, चीन के साथ जो स्थिति उस समय चल रही थी, उस स्थिति को पंडित नेहरू समझ ही नहीं पाए, यानी उनकी पूरी कैलकुलेशन उस समय गलत थी। दूसरा, पंडित नेहरू को यह पता ही नहीं था कि भारत और भारत की सेना इस युद्ध के लिए तैयार ही नहीं है, यानी उन्हें अपनी खुद की सेना की तैयारियों के बारे में गलत फहमी थी, उन्हें शायद गलत राय दी गई थी और वो यथास्थिति से वाकिफ थे ही नहीं। और ये जाने बिना कि भारतीय सेना उस समय चीन का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, भारत ने ये तैयारी करके नहीं रखी है, इसके बावजूद पंडित नेहरू चीन के साथ इस युद्ध में चले गए। तीसरी बात, जब पंडित नेहरू को चीन के खिलाफ सावधान किया गया तब वो इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं थे। और चौथा, जब भारत युद्ध और गरीबी से संघर्ष कर रहा था तब पंडित नेहरू की ज्यादा दिलचस्पी इन मुद्दों में नहीं, बल्कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से मदद मांगने से ज्यादा उनकी 27 वर्षीय बहन पैट कैनेडी और उनकी पत्नी जैकी कैनेडी से बातचीत करने में ज्यादा थी, ऐसा इस पुस्तक में लिखा है। यह बात इस पुस्तक के लेखक ने बताई है और
लेखक का नाम है ब्रूस रीडल। तो इसमें जो जॉन एफ कैनेडी की पत्नी है जैकलीन कैनेडी, जिन्हें वो उनका जो निक नेम था जैकी कहकर बुलाते हैं, इस पुस्तक में लिखा है कि प्रधानमंत्री नेहरू की जो ज्यादा दिलचस्पी थी वो जैकी से बातचीत करने में ज्यादा थी। राहुल गांधी ने यह भी कहा था, आपको याद होगा, कि सरकार का बजट लोगों के जख्म पर बैंडेज लगाने वाला है, यानी चोट बहुत गंभीर है, इस चोट को ठीक करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता है, और सर्जरी करने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है वो इस पर छोटा सा बैंडेज लगा रही है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार देश में हर परिवार के बहुत पैसे बचा रही है। कैसे इस सरकार की वजह से देश का एक औसत परिवार कितना पैसा बचा पा रहा है, उसके बारे में आज प्रधानमंत्री मोदी ने डिटेल्स दी है। 2014 के पहले ऐसे बम गोले फेंके गए, बंदूक की ऐसी गोलियां चलाई गई कि देशवासियों का जीवन छलनी कर दिया गया था। हमने धीरे धीरे उन घावों को भरते भरते आगे बढ़े। 2 लाख करोड़ रुपया, 2 लाख रुपया 2013-14 में 2 लाख रुपये, सिर्फ 2 लाख रुपये, उस पर इनकम टैक्स माफी थी। और आज 12 लाख रुपये संपूर्ण रूप से इनकम टैक्स से मुक्ति। और हमने बीच के कालखंड में भी, 14 में भी, 17 में भी, 19 में भी, 23 में भी हम लगातार ये करते आए, घाव भरते गए, और आज बैंडेज बाकी था वो भी कर लिया। मैं बचत की तो बात कर रहा हूं, लेकिन पहले अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले। 10 साल हो गए, ये घोटाले न कर करके, घोटाले न होने से भी देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं, जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं, जिनका जन्म नहीं हुआ था, जो भारत की इस धरती पर अवतरित नहीं हुए थे। ऐसे 10 करोड़ फर्जी लोग सरकारी खजाने से अलग अलग योजनाओं का फायदा ले रहे थे। आदरणीय सभापति जी, सही को अन्याय न हो इसलिए राजनीतिक फायदा नुकसान की परवाह किए बिना हमने इन 10 करोड़ फर्जी नामों को हटाया। ये 10 करोड़ फर्जी लोग जब हटे और भिन्न भिन्न योजनाओं का हिसाब लगाएं तो करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया गलत हाथों से जाने से बच गए। मैं हाथ किसका था ये नहीं कह रहा हूं, गलत हाथों से। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी जबरदस्त बैटिंग की है। अब कुछ ऐसे शॉट्स देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल की टीम के खिलाफ खेले हैं। कल दिल्ली में वोटिंग होनी है और इससे ठीक पहले आज अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब कुछ नेताओं की नजर जकूजी और स्टाइलिश शावर्स पर रहती है तब उनका फोकस देश के हर घर में जल पहुंचाने पर होता है। और देखिए केजरीवाल पर यह निशाना कैसा था। आजकल
मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए, उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया है। हम लगातार युवा भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दल हैं जो लगातार युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। ये दल चुनाव के दरमियान ये भत्ता देंगे, वो भत्ता देंगे, वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। ये दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक कार्टून का भी जिक्र किया, जिसे मशहूर कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण ने एक जमाने में बनाया था। यह कार्टून पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर एक तंज था, जिसमें यह बताया गया कि उन्हें जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं है और वो बातें 21वीं सदी की करते हैं। और इस कार्टून में उन्होंने एक विमान को ठेले पर दिखाया था और आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसी कार्टून का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय राजीव गांधी की बातें हवा हवाई हुआ करती थी। और यह बात प्रधानमंत्री मोदी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में कहा था कि राजीव गांधी की सरकार में देश ने कंप्यूटर क्रांति देखी थी। एक प्रधानमंत्री आए दिन 21वीं सदी बोला करते थे, एक प्रकार से रट गया था, तकिया कलाम जैसा हो गया था, तो बोलते थे 21वीं सदी। जब इतनी बार बोला जाता था तो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में R.K. लक्ष्मण ने एक बड़ा शानदार कार्टून बनाया था। वो कार्टून बड़ा इंटरेस्टिंग था। उस कार्टून में एक हवाई जहाज है, एक पायलट है। अब उन्होंने पायलट क्यों पसंद किया वो तो मुझे मालूम नहीं। कुछ पैसेंजर बैठे थे और हवाई जहाज एक ठेले पे रखा हुआ था और मजदूर ठेले को धक्का मार रहे थे और 21वीं सदी लिखा हुआ था। वो कार्टून उस समय तो मजाक लग रहा था, लेकिन आगे चल करके वो सच सिद्ध हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये कटाक्ष था जमीनी सच्चाई से। तब के प्रधानमंत्री कितने कटे उठे थे और कि हवाई बातों में लगे हुए थे, इसका वो जीता जागता प्रदर्शन करने वाला कार्टून था। और इस भाषण के बाद विपक्ष के नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में महाकुंभ में हुई भगदड़ का तो एक बार भी जिक्र नहीं किया और इस भाषण में आम लोगों के लिए कुछ नहीं था। कितने लोगों की जान गई है उसके आंकड़े नहीं आ रहे अभी तक। और फिर आज इससे बड़े दुख की क्या बात हो सकती है कि कोई भी शोक, और जो मैंने शुरू में अपने भाषण में कहा कि कम से कम 2 मिनट का मौन रख लिया जाए, लेकिन आज तो किसी को परवाह भी नहीं है।
सोचिए, खिलौने की चिंता है कि हमारा देश खिलौने बनाएगा, लेकिन जिस तरह लोगों की जान गई है, बच्चे भी गए होंगे जिनकी जान गई है, उसकी कोई परवाह सरकार को नहीं है। मुझे लग रहा है कि वो कट चुके हैं जनता से, और जनता की जो जरूरतें हैं उनसे, ये लग रहा था उनके भाषण से। इस समय हमारे देश की राजनीति ऐसी हो गई है कि हर मुद्दे पर हमारे नेता, विपक्ष के नेता, महाकुंभ के आयोजन को ही वापस खींचकर ले आते हैं। मुद्दा कोई भी हो, महाकुंभ की आलोचना करना जैसे जरूरी हो गया है हमारे देश की राजनीति में। और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर विपक्षी नेता बिल्कुल यही कर रहे हैं कि उन्होंने महाकुंभ की भगदड़ का जिक्र क्यों नहीं किया। अब आपको हम यह बताते हैं कि कल यानी 5 फरवरी को जब प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ में स्नान के लिए जाएंगे, तब महाकुंभ पर हो रही यह राजनीति कितनी बढ़ जाएगी, आप अंदाजा लगाइए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में पवित्र स्नान करेंगे और वो करीब 2.5 घंटे तक प्रयागराज में रहेंगे। अरेल घाट से वो नाव के जरिए त्रिवेणी संगम तक जाएंगे, जहां सुबह 11 बजे वो पवित्र स्नान करेंगे और गंगा आरती करेंगे। इसके बाद वो साधु संतों से मिलेंगे और करीब 12:30 बजे वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जो नेता महाकुंभ के आयोजन को बीजेपी का आयोजन साबित करने में लगे हैं, उन्हें कल महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी के पवित्र स्नान से एक और बड़ा मुद्दा मिल जाएगा और इस पर कल आप देखिएगा राजनीति और भी ज्यादा तेज होगी। यह बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आज संसद में विपक्षी नेताओं ने सरकार पर महाकुंभ में हुई मौतों के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगाया है और अखिलेश यादव ने कहा है कि महाकुंभ की व्यवस्था भारतीय सेना को सौंप देनी चाहिए। जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है, और जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर, महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है। अब सुनिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जवाब। सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लेकर के षड्यंत्र करने वाले तत्वों के द्वारा लगातार शरारत पे शरारत करते हुए झूठ के और असत्य के नित नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। भारत के संसदीय लोकतंत्र की सबसे और सर्वोच्च संस्था देश की संसद में कांग्रेस अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का वक्तव्य इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है। ये दोनों वक्तव्य
न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से। अब आपको महाकुंभ में लेकर चलते हैं और आज भूटान के राजा, या आप कह लीजिए भूटान नरेश, जिनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, उन्होंने भी प्रयागराज की त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूटान नरेश के साथ गंगा नदी के तट पर आरती की, पक्षियों को दाना खिलाया और डिजिटल महाकुंभ के अनुभूति केंद्र का भी उन्होंने दौरा किया। और इन तस्वीरों से आपको पता चलेगा कि हमारे देश में भले ही महाकुंभ की आलोचना हो रही है, लेकिन पूरी दुनिया महाकुंभ को अलौकिक मानती है। देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारूं मैया तेरी आरती। आप में से कुछ लोग शायद हैरान हो रहे होंगे भूटान नरेश को महाकुंभ में देखकर, इसलिए अब आपको यह बताते हैं कि भूटान का सनातन धर्म से क्या रिश्ता है। भूटान में बहुसंख्यक आबादी बौद्ध धर्म के लोगों की है और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हिंदू धर्म से ही हुई है। आज भी भूटान में रामायण को एक अलग रूप में पूजा जाता है और वहां ऐसे कई देवी देवताओं की पूजा होती है जो हिंदू देवी देवताओं का ही एक रूप माने जाते हैं। जैसे भगवान चे वांग, उन्हें भगवान शिव का रूप माना गया है। भगवान रंगनाथ को भगवान विष्णु का रूप माना गया है और भगवान लोकू भगवान गणेश का रूप माने जाते हैं। भूटान में 75% बौद्ध हैं और 23% हिंदू रहते हैं और बौद्ध संस्कृति के साथ सनातन संस्कृति का भी वहां पर वंदन होता है। भूटान के राजा का महाकुंभ में आना और संगम में स्नान करना यह दिखाता है कि दुनिया सनातन धर्म की मान्यताओं पर कितना विश्वास करती है। महाकुंभ में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स भी आ चुकी हैं। ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्ड प्ले के सिंगर क्रिस मार्टिन आ चुके हैं। अमेरिका की मशहूर एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन आ चुकी हैं। अमेरिका के फिल्म मेकर डेविड लिंच, मशहूर हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेयर आ चुके हैं और जापान के एम्बेसडर भी संगम में स्नान कर चुके हैं। और अब भी महाकुंभ में ऐसे हजारों श्रद्धालु हैं जो दुनिया के 62 देशों से आए हैं, लेकिन इन्हें महाकुंभ से कोई शिकायत नहीं हो रही। लेकिन हमारे अपने ही देश के नेता दिन भर महाकुंभ पर राजनीति करते हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महाकुंभ फेल हो चुका है और वहां अव्यवस्था के अलावा कुछ नहीं है। हमारे देश के लोग महाकुंभ पर हो रही इस राजनीति को समझते हैं और यही कारण है कि आज 71,62,000 श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया है और अब तक कुल मिलाकर 38 करोड़ 26 लाख श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं।
आपने यह भी देखा होगा कि महाकुंभ में वीआईपी कल्चर को लेकर काफी विवाद हुआ था और कुछ लोगों ने इसके बहाने सनातन धर्म और महाकुंभ की परंपराओं की भी आलोचना की थी। हमने भी आपसे यह कहा था कि वीआईपी कल्चर से इस देश को बाहर निकलना पड़ेगा और वीआईपी कल्चर इस देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हमारा देश ही नहीं, दुनिया भर में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो अब वीआईपी कल्चर की गिरफ्त में आ चुकी है। महाकुंभ तो आप देख चुके हैं, भारत के मंदिरों को भी आप देख चुके हैं, जहां पर वीआईपी लोगों के लिए अलग दर्शन करने की व्यवस्था होती है, उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता, आम जनता घंटों तक लाइन में खड़ी रहती है। लेकिन दूसरे धर्म स्थल जो है वहां पर क्या होता है, क्या वहां पर भी यही होता है? इसलिए आज हम आपको सऊदी अरब के मक्का से आई कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जहां सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा का वीआईपी स्वागत हुआ। अहमद अल शरा उमरा करने के लिए मुसलमानों के सबसे पवित्र शहर मक्का आए थे और इस दौरान उन्हें काबा के उस हिस्से में ले जाया गया जहां आम मुसलमानों का जाना प्रतिबंधित है। सोचिए, जिस जगह पर एक आम मुसलमान नहीं जा सकता, वहां एक ऐसे व्यक्ति को वीआईपी कल्चर के तहत ले जाया गया जो अल कायदा का आतंकवादी रह चुका है। और जब ये वहां पर आए तो इनके चारों तरफ इनके बॉडीगार्ड्स थे, इन्हें अलग एक रिंग बना दिया गया बॉडीगार्ड्स द्वारा और फिर उसके तहत इन्हें वहां पर इनका स्वागत किया गया। इससे यह पता चलता है कि वीआईपी कल्चर एक धर्म और एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें हर देश और धर्म में फैली हुई हैं और मक्का की ये तस्वीरें भी इसी बात का सबूत हैं कि वहां पर भी लगभग ऐसा ही होता है। यहां पर आप देख पाएंगे कि एक अलग सिक्योरिटी रिंग बना दिया गया है और उस रिंग के बीच में चारों तरफ उनके बॉडीगार्ड्स हैं और उसके बीच में इन्हें ले जाया जा रहा है। अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसमें भारत के लिए भी सीख छिपी है और यह आज का सबसे जरूरी विश्लेषण भी है। क्या आपको पता है कि अमेरिका ने भारत के 205 नागरिकों को अपने देश से बाहर निकाल दिया है? ये वो भारतीय नागरिक हैं जो घुसपैठ के रास्ते से अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल हुए थे, यानी अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे। अमेरिका के इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने ऐसे 205 भारतीयों को चिन्हित किया और आज ही उन्हें भारत वापस डिपोर्ट कर दिया। ये सभी अवैध प्रवासी अमेरिका के जिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से भारत आ रहे हैं, वो एयरक्राफ्ट पंजाब के अमृतसर में लैंड करेगा और इस कार्रवाई की जानकारी भारत सरकार को दे दी गई है और भारत सरकार ने खुद इन सभी लोगों का सत्यापन भी करा लिया है। हालांकि इस प्रक्रिया को अमेरिका ने अपनी तरफ से बिल्कुल गुप्त रखा है। उसने ना तो इन भारतीयों के नाम बताए हैं और ना ही इन लोगों को डिपोर्ट करने की कोई तस्वीरें उन्होंने अभी तक जारी की हैं। लेकिन ये वो भारत के लोग हैं जो अवैध रूप से बिना वीजा के, बिना अनुमति के अलग अलग रास्तों से अमेरिका में प्रवेश कर गए थे और वहां पर अवैध रूप से रह रहे थे। अब अमेरिका ने ऐसे तमाम लोगों को देश से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे सभी लोगों को अपने देश से बाहर निकाल देंगे और इसके लिए अमेरिका ने अवैध प्रवासियों की एक सूची तैयार की है जिसमें लगभग 15 लाख लोगों के नाम है। 15 लाख लोग अमेरिका में ऐसे हैं जो अभी अमेरिका ने इस फेज में आइडेंटिफाई किए हैं, जो दुनिया के अलग अलग देशों से आए हैं लेकिन अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। और इन 15 लाख लोगों में से लगभग 18,000 लोग भारत के हैं, चीन के 37,908 लोग हैं, पाकिस्तान के 7,760, बांग्लादेश के भी 4,837, रशिया के 3,500, ब्राजील के 38,000, ईरान के लगभग 2,500 और मेक्सिको के भी 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो अवैध तरीके से इस समय अमेरिका में रह रहे हैं और इन सबको अमेरिका धीरे धीरे वापस इनके देश लौटा देगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि वो एक एक करके इन सभी 15 लाख लोगों को अमेरिका से बाहर निकालेंगे और इनमें ये 18,000 भारत के लोग भी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे पहले जिन देशों के अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया उनमें
भारत के लोग तो हैं ही, ग्वाटेमाला के लोग हैं, पेरू के लोग हैं, मतलब जो छोटे छोटे जो देश हैं उनके लोगों को अमेरिका ने सबसे पहले डिपोर्ट किया है और इन्हीं देशों के साथ भारत के लोगों को भी डिपोर्ट किया है। और इससे यह पता चलता है कि अमेरिका भारत के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह दावा पूरी तरह से सही नहीं है। भारत की तरह अमेरिका चीन के अवैध प्रवासियों को भी डिपोर्ट कर रहा है और पिछले कुछ महीनों में अमेरिका ने 5 विमानों से चीन के लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को वापस चीन भेज दिया है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने अब तक अवैध प्रवासियों की सिर्फ एक सूची तैयार की है जिसमें लगभग 15 लाख लोग हैं। इस तरह की अभी और बहुत सारी लिस्ट बनाई जाएंगी जिनमें बड़ी संख्या में दुनिया भर के लोग हो सकते हैं और भारत के भी लाखों लोग इस लिस्ट में हो सकते हैं जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं। वर्ष 2022 में अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें लिखा था कि मैक्सिको के 40 लाख और भारत के 7,25,000 लोग, ग्वाटेमाला के 6,75,000 और चीन के 3,75,000 नागरिक अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वो इन तमाम अवैध प्रवासियों और शरणार्थियों को अपने देश से बाहर निकाल देंगे और अमेरिका के संसाधनों पर पहला और आखिरी हक केवल अमेरिका के लोगों का है। बड़ी बात यह है कि जब अमेरिका इन अवैध प्रवासियों को वापस भेज रहा है तब वहां इसका कोई विरोध नहीं हो रहा। वहां के विपक्षी नेता इन अवैध शरणार्थियों के अधिकारों का मुद्दा नहीं उठा रहे। वहां के अदालतें, वहां की सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ PIL दायर नहीं हो रही और न ही वहां इस कार्रवाई को किसी एक खास धर्म से जोड़ा जा रहा है। जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया उनमें अश्वेत और इस्लाम धर्म के लोग भी ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां कोई राजनीति नहीं हो रही। आज बड़ा सवाल यह है कि जब दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश अमेरिका में ऐसा हो सकता है तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। वर्ष 2021 में जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ऐसे 150 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया था जो घुसपैठ करके यहां आए थे और जम्मू कश्मीर में अवैध तरीके से रह रहे थे। जब भारत ने इन मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजने की प्रक्रिया शुरू की तो ये सभी घुसपैठिए एक NGO की मदद से सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें इसी देश में रहने की अनुमति मिलनी चाहिए और हमारे ही देश के कुछ विपक्षी नेता भी इन घुसपैठियों के समर्थन में आ गए और आज भी हमारा देश इन घुसपैठियों को उनके देश भेज नहीं पाया। और यह सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसे मामलों की सूची बहुत लंबी है जिनमें घुसपैठ करके भारत में आए लोगों को हमारा देश कभी वापस भेज ही नहीं पाता। कभी इस पर संसद में बहस होती है, कभी ये मामले अदालतों में चले जाते हैं, कभी विपक्षी दल इन लोगों की रक्षा करने लगते हैं और इससे पूरे मामले को वो धार्मिक बना देते हैं। कहा जाता है कि घुसपैठ करने वाले मुसलमान नहीं होते तो सरकार इन्हें डिपोर्ट करने की योजना नहीं बनाती। भारत और अमेरिका में सबसे बड़ा अंतर यह है कि भारत में ऐसे घुसपैठियों की पहचान से जुड़े सभी दस्तावेज बड़े आसानी से बन भी जाते हैं। जो ये घुसपैठी आते हैं इनके पास आधार कार्ड भी बन जाता है, जन्म प्रमाण पत्र भी बन जाता है, वोटर ID कार्ड भी बन जाता है और कई बार तो ये लोग पासपोर्ट भी बना लेते हैं। अब हम आपको कश्मीर पर आज की सबसे बड़ी खबर दिखाएंगे और वो ये है कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा ने कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए अब फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास के साथ एक गठबंधन कर लिया है, हमास के साथ हाथ मिला लिया है। हर साल 5 फरवरी को पाकिस्तान की सरकार कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाती है और हर साल पाकिस्तान इस मौके पर यह कसम खाता है कि वो एक ना एक दिन कश्मीर को भारत से छीन कर रहेगा। इस मौके पर पाकिस्तान की सरकार ने पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की है। लेकिन सबसे खास बात इस बार यह है कि कल होने वाले जलसों में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर्स पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के रावलकोट में हमास के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक बड़ा जलसा करने वाले हैं जो कश्मीर के समर्थन में किया जाएगा और भारत के विरोध में किया जाएगा। और इस जलसे का नाम होगा कश्मीर सॉलिडेरिटी एंड हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड कॉन्फ्रेंस। इसमें आतंकवादी मसूद अजहर का भाई तलहा सैफ, जैश-ए-मोहम्मद का लॉन्चिंग कमांडर असगर खान कश्मीरी और ईरान में हमास का प्रतिनिधि खालिद कदूमी शामिल होंगे और हमास के इस प्रतिनिधि को इस कार्यक्रम में एक मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर बुलाया गया है। इसके अलावा इस जलसे में
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के प्रधानमंत्री और दूसरे बड़े नेता भी शामिल होंगे और यह पूरा कार्यक्रम रावलकोट के एक स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार है जब इस मौके पर हमास के नेताओं को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पीओके में आमंत्रित किया है और हमास के नेताओं का वहां पर जबरदस्त स्वागत हो रहा है और पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर लोगों को इस जलसे के बारे में लगातार जानकारियां दी जा रही हैं और हो सकता है कि कल इस जलसे का पाकिस्तान के कुछ चैनल्स पर लाइव टेलीकास्ट भी हो। पहले पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए अफगानिस्तान के आतंकवादी संगठन तालिबान की मदद लिया करता था और अब उसने हमास को अपना नया पार्टनर बनाया है। सोचने वाली बात यह है कि यह वही हमास है जिसके समर्थन में हमारे अपने देश के अलग अलग शहरों में बड़े स्तर पर मार्च और जुलूस निकाले गए थे जब हमास और इजरायल के बीच ये युद्ध चल रहा था। और इसी हमास के प्रतिनिधि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के साथ आज खड़े हैं और यह जलसा भी उसी जमीन पर हो रहा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तो हमास अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पहुंच चुका है, हमास पाकिस्तान तक आ चुका है और हमास, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने एक नया गठबंधन बनाया है। दुख की बात यह है कि इसी हमास के समर्थन में हमारे अपने देश में जब गाजा का युद्ध चल रहा था तो लोग सड़कों पर निकल रहे थे और अब देखिए हमास पीओके तक पहुंच गया है।